हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। आज हम करने वाले हैं द क्वेश्चन सॉल्विंग ऑफ द एनसीईआरटी फ्रॉम द आर्टिकल ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। सो दैट्स द लेक्चर 4 इन द सीक्वेंस। 3 लेक्चर्स ऑलरेडी इस आर्टिकल के ऑलरेडी हम डिटेल में कर चुके हैं। सो बिफोर अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर सेशन इट्स एडवाइजेबल कि आप जाके उन तीनों सेशंस को पहले केयरफुली वॉच अप करें, जिसके अंदर हमने इलास्टिसिटी के बारे में समझा हुआ है एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट द stress strain curve and energy potential energy of the elastic nature. आज के सेशन में वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं। सो लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर अस। द क्वेश्चन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। इट सेज देयर इज अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर। डेटा रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेंथ इज गिवन एज 4.7 मीटर। कैपिटल एल लिख लेते हैं इसको, या एल लिख लेते हैं। एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ओवर हेयर इज गिवन एज 3 इंटू 10 पावर माइनस 5। एरिया सीधा गिवन है हमें 3 इंटू 10 पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर। दैट्स अ वैल्यू फॉर द एरिया विच इज गिवन टू अस। नाउ द नेक्स्ट डेटा इज देयर। It stretches by the same amount as a copper wire of the length 3.5 मीटर। इसका मतलब जो क्वेश्चन का बेसिक है वो ये कह रहा है that delta L for the case of the steel is equal to delta L for the case of the copper। मतलब ये लेंथ ऑफ द स्टील गिवन है, एरिया ऑफ द स्टील वायर गिवन है। जो कॉपर वायर है उसका जो डेटा गिवन है, कॉपर वायर की लेंथ हमें गिवन है एज इक्वल टू 3.5 मीटर, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉपर वायर जो है दैट्स एरिया फॉर द कॉपर वायर दैट्स 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर अंडर द गिवन लोड। इसका मतलब लोड की वैल्यू भी दोनों में सेम है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील टू दैट ऑफ द कॉपर। सो क्वेश्चन ने जो डिमांड करी है दैट इज द रेशियो ऑफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील टू द यंग्स मॉडुलस ऑफ द कॉपर, ये फाइंड आउट करने के लिए करी है। Now, how do I go for it? The expression for the extension produced during the Searles apparatus, that is F into L upon A into Y. F is a load which is applied, L is the original length, A is the area of the cross section and Y is the Young's modulus. यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि दोनों पे एक्सटेंशन प्रोड्यूस एक्सपेरिमेंट में सेम आई है। सो यूजिंग दैट आई नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो डेल्टा एल फॉर द स्टील को कैसे लिखूंगा? द सेम लोड हैज बीन अप्लाइड, तो मैं एफ ही यूज कर रहा हूँ, एफ टर्म ही यूज कर रहा हूँ, into the length of the steel wire upon the area of the steel wire into the Young's modulus of the steel wire। और अगर मैं कॉपर के लिए यूज कर रहा हूँ, सो लोड दोनों पे सेम अप्लाइड है, क्वेश्चन ने बोला हुआ है। लेंथ अलग है, दैट्स द लेंथ ऑफ द कॉपर वायर, एरिया अलग है, दैट इज द एरिया ऑफ द कॉपर वायर। सो यहाँ से जो यंग्स मॉडुलस है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कमिंग आउट टू बी डिफरेंट ओनली। तो जो कॉमन टर्म है दोनों में वो तो कैंसल आउट हो चुकी है। रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन गिव्स मी the Young's modulus of the steel upon Young's modulus for the copper will be the length of the steel upon length of the copper and into the area of the copper upon the area of the steel, like this। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ से एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं that y is going to be proportional to the L upon A, क्योंकि जो बाकी की दोनों टर्म्स है वो यहाँ पे सिमिलर गिवन है। तो L तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। This is the length of the steel value given as 4.7, length of the copper value is given as 3.5, area of the copper is given as 4 into 10 power minus 5 meter square and the area of the steel is given as 3 into 10 power minus 5। तो पहले तो पावर पूरी की पूरी कैंसल्ड है, तो that is simply coming as 4728, that's 18.8 in the numerator and divided by this 3 5 15 10.5 in the denominator। If I calculate it, this comes around to be 1.8, and precisely if I do so, that's 1.79 as a ratio over there. So that is our first question of the day. Quite easily done. The question is based upon the Young's modulus of elasticity and on the experimental skills of the Searles apparatus। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट्स अ सिंपल ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन एंड इट्स अ लीनियर ग्राफ। तो इससे मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी बेहतरीन तरीके से वैलिड है, और इसका मतलब कि मैं यंग्स मॉडुलस के बारे में बात कर सकता हूँ। सो क्वेश्चन मुझसे पूछ भी वही रहा है ए पार्ट में। इट इज आस्किंग मी टू फाइंड आउट द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जब भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है तो मुझे पता है कि उसकी स्लोप से, जो लीनियर पार्ट होता है उसकी स्लोप से आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैंने करना क्या है, मैं कुछ कन्वीनियंट पॉइंट यहाँ पे देख लेता हूँ जिसके थ्रू मैं स्लोप कैलकुलेट करूंगा। टॉकिंग अबाउट अ कन्वीनियंट पॉइंट, एक तो मैंने ये ओ वाला जीरो वाला पॉइंट ले लिया है,
और दूसरा ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ। ऐसा देखने से मुझे होलसम वैल्यूज मिलेगी। मैं इसको यहाँ पे अलग से आपको ड्रॉ कर देता हूँ। तो मुझे तो बेसिकली टैन थीटा चाहिए ना, वही तो मुझे स्लोप देगा और उसी से यंग्स मॉडुलस मिलेगा। तो मैं वर्टिकल साइड चेक करता हूँ तो वो 150 आ रही है, बट आई नीड टू बी केयरफुल अबाउट द यूनिट्स विच इज टेलिंग इज इन 10 पावर 6, तो दैट्स 150 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर मैं बेस वैल्यू यहाँ से चेक कर रहा हूँ, सो दैट्स वर्किंग एज 0.002। सो दिस इज इन 0.002। यूनिट्स देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रेन की कोई यूनिट्स नहीं होती है, क्योंकि स्ट्रेन आपका डेल्टा एल अपॉन एल होता है। सो ये डेटा मेरे लिए काफ़ी था स्लोप निकालने के लिए। सो द यंग्स मॉडुलस फ्रॉम हियर इज सपोज टू बी इक्वल टू द स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो जो स्ट्रेस है अभी तक का दैट इज 150 इंटू 10 पावर 6, इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में जितना स्ट्रेस अप्लाइड है, एंड डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन दैट इज 0.002। इसको शायद मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 पावर -3, शायद क्यों, पूरी तरीके से। सो दिस वर्क्स अपॉन एज इक्वल टू 150/2, that is going to be as 75, कितना 75। so that's 75 and into 10 power 9 over here, so that looks like the whole relation over here, 75 into 10 power 9 at 150 into 10 power 6, 10 power 6। अगर वो 10 पावर 8 होता, अगर यहाँ पे डेटा जो है ग्राफ में 10 पावर 6 दिया हुआ है, सो अगर वो 10 पावर 8 होता तो वो फिर अकॉर्डिंगली आपका हायर वैल्यू हो जाती है। यहाँ से ये वैल्यू आ रही है 75 इंटू 10 पावर 9 यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ग्रेट। अप्रॉक्सीमेटेड यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब है ना ब्रेकिंग स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा है शायद ये। ना ना ना, जहाँ पे ये यील्ड कर रहा है, तो यील्ड कर रहा है उसका मतलब उसके बाद ग्राफ तो डिप कर रहा है, तो वो उसका यील्ड पॉइंट है। तो ये जो यील्ड पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग देख लो कि कितना स्ट्रेस है, वो तो सीधे मिल जाएगा। सो 300 आ रहा है, सो दैट इज 300 इंटू 10 पावर 6, दैट्स अ वैल्यू फॉर द यील्ड स्ट्रेंथ। सो जो यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है ये तो सीधा मिल गई अपने को ग्राफ से। सो दैट्स 3 इंटू 10 पावर 8, और यूनिट्स अपने को पता ही है, दैट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेट्स माइग्रेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन हियर इज सिंपल वन, इट इज जस्ट टेलिंग अस to interpret the graphs। दो ग्राफ्स आपको गिवन है, ग्राफ ए एंड द ग्राफ बी। दो बातें पूछी जा रही हैं। पहला पार्ट पूछा जा रहा है विच आर द मटेरियल हैज अ ग्रेटर यंग्स मॉडुलस। सो ग्रेटर यंग मॉडुलस is always when the slope is higher, so you can see that this particular angle is theta a and this angle is theta b। so by watching I am able to understand कि theta a की वैल्यू theta b से ज़्यादा है, इसका मतलब tan theta a की वैल्यू tan theta b से ज़्यादा है। और स्लोप का मतलब सीधा क्या होता है, यंग्स मॉडुलस। So the Young's modulus for the A is greater than the Young's modulus for B. So A part का आंसर डन है, that A has a greater Young's modulus। B part it says which of them is a stronger material। तो जिसका जो yield point है वो आप चेक कर लो ऊपर। So what I'm able to see कि ये जो है इसको मैं एक्सटेंड करके देख लूँ, ओ ये हाइयर आ रहा है, इससे हाइयर आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे द यील्ड स्ट्रेंथ सिग्मा फॉर ए लिखूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये सिग्मा फॉर बी लिखूँ, और ये भी मैक्सिमम वैल्यू लिखूँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखूँ, सो क्लियर है ग्राफ से सिग्मा ए maximum value is coming sigma b more than the sigma b maximum value, so therefore a material becomes once again a better choice because this is more elastic and this is having a stronger strength also, more strength also in comparison with the material B. So this is how the stress strain curve plotted between the different materials is going to help us because it is characteristic of a given material। For example आपके पास स्टील है, कॉपर है, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा द स्टील इज सपोज टू बी अ स्ट्रॉन्गर मटेरियल फॉर द सस्पेंशन। जैसे हम देखते हैं कि ब्रिजेस होते हैं, सस्पेंशन ब्रिजेस हैं, या सस्पेंशन ब्रिजेस हैं, मतलब पूरा का पूरा ब्रिज जो होता है जिसके ऊपर इतने सारे लोड ट्रैवल करता है, लाइव लोड होता है, डेड लोड भी होता है, इतने सारे ट्रक्स, इतने सारा ट्रैफिक उसके ऊपर ट्रैवल करेगा, लेकिन फिर भी वो ब्रिज बिल्कुल सॉलिड रहता है, टूटता नहीं है, वो जबकि वो सस्पेंडेड होता है विद द हेल्प ऑफ द स्टील स्ट्रिंग्स बिकॉज द स्टील इज इलास्टिक as well as it is strong। Okay, the next question. It says there are two wires of diameter 0.25 centimeter, one made of steel। तो स्टील इतना बेहतरीन मटेरियल है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको स्टील का डेटा दिया जाता है। सो काइंड ऑफ शायद आपको याद भी हो जाए ना, है ना, काइंड ऑफ शायद याद भी हो जाए। एंड अदर मेड ऑफ द ब्रास आर लोडेड एज शोन इन द फिगर।
So we have a steel and we have the brass over here. The unloaded length of the steel wire is 1.5 meter and that of the brass wire is 1 meter. So steel wire की जो natural length given है हम लिखना शुरू कर देते हैं जो कि डेटा हमारे पास है. तो जो स्टील की जो लेंथ है that is given to us as equal to 1.5 मीटर और अगर हम ब्रास वायर के लिए लिख रहे हैं so the brass wire is given as equal to 1 मीटर. यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील जो है दैट्स गिवन एज 2 into 10 power 11 मीटर और जो ब्रास के लिए होता है दैट इज अराउंड 10 power 11 मीटर और डायमीटर जो है वो दोनों का सेम गिवन है. तो रेडियस कैसे मिलेगा? ये 0.25 सेंटीमीटर है, मतलब हो गया ये 0.25 इंटू 10, 2.5 लिख लेते हैं ना, 2.5 इंटू 10 पावर -3 हो जाएगा, है ना, इतना मीटर हो गया. इसका हाफ मतलब ये तो डायमीटर है, सो जो रेडियस है वो हम लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10 पावर -3 मीटर. ये रेडियस है दोनों वायर्स के लिए फॉर द बोथ द वायर्स. अब वो बोल रहा है कंप्यूट द एलोंगेशन ऑफ द स्टील एंड द ब्रास वायर. तो ऊपर वाली वायर स्टील है, नीचे वाली ब्रास है. तो अगर हम ब्रास वाली वायर को चेक करें, द लोअर वायर जो कि ब्रास वाली वायर है, इट इज सब्जेक्टेड टू द 6 kg लोड. इसका मतलब 6 kgf लोड अप्लाइड है इसके ऊपर और बाकी इसके अंदर एक्सटेंशन चेक करनी है. सो द अमाउंट ऑफ द एक्सटेंशन इज सपोज टू बी एज FL अपॉन AY. तो अगर हम चेक करें फॉर द केस ऑफ द ब्रास वायर तो वहां पे जो लोड है दैट इज 6 kgf. तो 6 kgf मतलब दैट इज 6 इंटू 9.8, ये हो गया लोड ऑन इट इंटू द लेंथ ऑफ इट. ये ब्रास वायर की लेंथ की बात हो रही है जो कि 1 मीटर अपने को गिवन है, upon the area of it that is going to be pi r square. So that's pi into radius is 1.25 into 10 power -3 चेक कर चुके हैं. Pi r square है carefully and the Young's modulus of the brass wire that is 10 power 11 meter over there. So इसको calculate करके we can get the value for the length of the brass extension produced on the brass wire and on calculation you will get this around 1.3 into 10 power -4 meter. That's for the brass wire. And now I am looking for the steel wire. सो स्टील वायर पे अगर मैं चेक करूं इस वाली वायर पे जो ऊपर कनेक्टेड है तो यहाँ पे जो लोड है वो लोअर जितना सस्पेंशन है उसकी वजह से आएगा. इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ये हो जाएगा कि इफेक्टिवली जो लोड है यहाँ पे दैट इज सपोज टू बी एज 10 kgf. कितना है? 10 kgf, राइट. रीजन रीजन भाई नीचे जो टोटल लोड है उस वायर के नीचे 4 kg एंड 6 kg है. ऐसा सोचो कि ब्रास वायर ने किसको संभाला हुआ है? सिर्फ 6 kg को. तो स्टील वायर ने किसको संभाला हुआ है? 4 kg एंड 6 kg को. इसका मतलब ब्रास वायर में एक्सटेंशन किसकी वजह से आएगी? सिर्फ 6 kg लोड की वजह से. लेकिन स्टील वायर में एक्सटेंशन किसकी वजह से आएगी? टोटल लोड जो उस वायर ने संभाला हुआ है, दैट इज नथिंग बट द 10 kgf. So the extension in the steel wire will be according to 10 kgf, that means 10 into 9.8. लेंथ ऑफ द स्टील वायर 1.5 मीटर गिवन है. एरिया क्वेश्चन ने बोला था कि दोनों वायर्स का सेम है. सो स्टिल सब्सटीट्यूटिंग पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 1.25 इंटू 10 पावर -3 का स्क्वायर एंड यंग्स मॉडुलस इज 2 into 10 power 11. You can see the elasticity of the steel is better than the brass, nearly double value है, is 2 into 10 power 11 meter, kind of a data which reappears in many questions, so you can keep a hold of such a data. So अगर आप इस सारा कैलकुलेट कर लोगे so you will be getting this particular value as 1.49 into 10 power -4 meter. That's the complete question for us. Let's move on to the next problem. It is based upon an aluminium cube. तो क्वेश्चन यहाँ पे अब स्टील का नहीं है, एल्यूमिनियम का है एंड इट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. क्यूब है तो 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर हो गया, ऑलरेडी फिगर में गिवन है. वन फेस ऑफ द क्यूब इज फॉर्मली फिक्स टू द वर्टिकल वॉल. सो जो डार्क एंड साइड है गिवन है वो फिक्स्ड पार्ट है इसका, ग्रेट. और a mass of 100 kg is attached to the opposite face. तो आप देख सकते हैं किस तरीके से 100 kg वेट को लगाया गया है. इस तरीके से लगाया गया है. इससे ये होने वाला है कि ये जो अपर फेस है इसका, जो इसका ये अपर वाला फेस है, ये नीचे को डिफ्लेक्ट कर जाएगा. मतलब दिस फिगर इज गोइंग टू बी नाउ एक्चुअली बिकम लाइक दिस. इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट जो है ये वर्टिकली डिफ्लेक्ट हो जाएगा लाइक दिस. This is going to be happening to this now, like this. This is what is going to happen. So there is a deformation which is going to come into play here, like this. This is going to vertically dip down क्योंकि ये force जो है वो tangentially आ रही है. As your 100 kgf force which is acting over here, and this is acting as a tangential or a shear.
is coming as a shear force over there, राइट। तो देखो क्वेश्चन में बोला भी जा रहा है द शेयर मॉडुलस इज गिवन टू अस, मैं इसको ईटा से डिनोट कर लेता हूँ, 25 गीगा पास्कल बोला जा रहा है, गीगा। सो गीगा मीन्स 10 पावर 9, 1 पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दैट्स द वैल्यू फॉर द शेयर मॉडुलस एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग द वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ये वैल्यू पूछ रहा है वो, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है। सो आई थिंक वी कैन अटेम्प्ट दैट। हाउ कम, पहले हम shear स्ट्रेस निकाल लेते हैं। तो shear मॉडुलस हमें गिवन है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द shear स्ट्रेस एंड अपॉन द shear स्ट्रेन। shear स्ट्रेन को हम एंगल से डिनोट कर सकते हैं, थीटा। तो यहाँ से आई थिंक वी कैन गैदर द वैल्यू ऑफ थीटा, क्योंकि shear स्ट्रेस कैसे मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सो दैट इज एफ अपॉन ए थीटा। तो मुझे थीटा मिल जाएगा फ्रॉम हेयर एज इक्वल टू एफ अपॉन ए ईटा। तो फोर्स की वैल्यू मुझे 100 kgf गिवन है, सो दैट्स 100 इंटू 9.8 एंड डिवाइडेड बाय द एरिया। सो एरिया जो मैंने शेड किया है वो एरिया है, सो दैट विल बी एल स्क्वायर। सो 0.1 स्क्वायर विल बी 0.01 एंड ईटा वैल्यू दैट इज 25 इंटू 10 पावर 9। तो यहाँ से मुझे थीटा मिल जाएगा, थीटा एंगल है तो यूनिट्स नहीं है उसकी, और फिर वो मैं इस ट्राइंगल से कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे ये एंगल जो थीटा है ये मिल चुका है। सो लेट मी फिगर आउट दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल सेपरेटली। सो दिस इज द ट्राइंगल एंड दिस इज सपोज टू बी माई एंगल थीटा, जो कि मैंने फाइंड आउट कर लिया है। ये साइड जो है ये एल के बराबर है एंड दिस साइड इज इक्वल टू द वाई। सो मेरे को टेक्निकली टैन थीटा निकालना है, पर क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत वैल्यू कम आती है, सो एंगल ऑफ शेयर इज सिंपली एज अप्रोक्सीमेटेड एज इक्वल टू वाई अपॉन एल। तो मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है विच इज सिंपली एज इक्वल टू थीटा इंटू एल। सो थीटा मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूँ। सो वाई विल कम आउट टू बी नथिंग बट एज 100 इंटू 9.8, जो कि 980 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10 पावर 7 हो चुका है, क्योंकि ये 0.01 इंटू 10 पावर 9 है। तो कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ये ऊपर ये 4 हो जाएगा एंड इनटू एल। सो एल जो है वो 0.1 मीटर है, मतलब इनटू 10 पावर -1 आ जाएगा, दैट इज सपोज टू बी द वैल्यू। सो दैट इज 4832, so 4936 39.2 and this moves up, so it becomes 10 power -8, so that is 10 power -8 as a value over here meter। बहुत कम वैल्यू आ रही है, बहुत ही कम वैल्यू है, दैट इज 3.92 इंटू 10 पावर -7 मीटर। सो विजिबल डिफ्लेक्शन ना के बराबर होने वाली है, मतलब दिस इज एक माइक्रोस्कोपिक डिफ्लेक्शन, मतलब माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तब जाके आपको ये डिफ्लेक्शन दिखेगी, वो भी इतनी बारीक है, उसकी मेजरमेंट आपको बहुत ही मुश्किल से हो पाएगी थ्रू द माइक्रोमीटर स्केल्स। Okay, so let's move on to the next one. They say there are four identical hollow cylindrical columns of mild steel support a big structure of mass 50,000 kg. So मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके पास में ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है और आपने इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, जैसे आपने ब्रिजेस देखे होंगे, तो एक ब्रिज का मैंने आपको समझाया था, सस्पेंशन ब्रिज होते हैं, जैसे आप हावड़ा ब्रिज देख सकते हैं, सस्पेंशन ब्रिज है, राइट। और कुछ ब्रिजेस ऐसे होते हैं जो पिलर्स के ऊपर सपोर्टेड होते हैं। सो लेट्स से दिस इज काइंड ऑफ अ ब्रिज विच इज सपोर्टेड ऑन द पिलर्स, और फोर हमारे पास पिलर्स हैं, पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 2, पिलर नंबर 3 एंड पिलर नंबर 4। तो चार पिलर्स हमने लगा रखे हैं जिससे हमने इसको सपोर्ट करा हुआ है लाइक दिस। और ये जो पिलर्स हैं उनका इनर एंड आउटर रेडियाई गिवन है। अच्छा, इसका मतलब ये एक्चुअली में हॉलो हैं, दे आर हॉलो, है ना, दे आर हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप्स ओवर हियर और पिलर्स ओवर हियर, सारे के सारे। ग्रेट, एक्सेलेंट, अच्छी बात है। तो फिर क्या करें, अब क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट करो द कंप्रेशनल स्ट्रेन ऑफ ईच वन ऑफ देम, मतलब एक किसी एक पे निकाल लो, एक एक पे, सब पे बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो भाई ऐसा है, टोटल लोड जो है ना वो तो mg है, लेकिन चारों ने मिलके इक्वली शेयर करा हुआ है ना, इक्वली शेयर करा हुआ है, इसने भी शेयर करा है, इसने भी लोड को शेयर करा, इसने भी लोड को शेयर करा, इसने भी लोड को शेयर करा, और इक्वल शेयर करा है लोड कितना, mg/4। और उसी से कॉन्टैक्ट फोर्स डेवलप हुई है। कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पे नॉर्मल बना सकता हूँ, तो किसी के ऊपर भी नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो कितनी आ रही है, दैट इज सेम एज इक्वल टू mg/4।
इसका मतलब जो स्ट्रेस अप्लाइड है वो अकॉर्डिंग टू mg/4 है किसी भी एक के ऊपर। अब अगर मैं उसका एक डिटेल स्ट्रक्चर आउट आपको बना दूं इस तरीके से किसी भी एक पिलर का, सो इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड कि जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया वो सिर्फ ये वाला है, बाकी वाला नहीं है, सिर्फ इतना वाला एरिया मेरी कंसिडरेशन का आ रहा है। अभी एरिया मुझे कैसे मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी एज पाई इंटू r2 स्क्वायर माइनस ऑफ r1 स्क्वायर, आउटर एरिया में से इनर एरिया माइनस करके। ग्रेट। अब मुझसे कंप्रेशनल स्ट्रेन पूछा जा रहा है, तो मुझे पता है कि जो यंग्स मॉडुलस है दैट इज इक्वल टू द स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो मुझे स्ट्रेन फाइंड आउट करना है। तो जो स्ट्रेन की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वाई, स्ट्रेस इज गोइंग टू बी द फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या है नॉर्मल, डिवाइडेड बाय द एरिया एंड अपॉन द यंग्स मॉडुलस। अब जो नॉर्मल की वैल्यू है वो mg/4 है एंड अपॉन द एरिया एंड वाई, दैट्स ऑल। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। 50,000 kg है, तो मतलब टोटल लोड एक के ऊपर 50,000 kgf हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 एक के ऊपर, सो दैट्स 50,000 इंटू 9.8/4 इंटू अपॉन एरिया, तो एरिया की वैल्यू है हमारी पाई इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अब उसमें जो रेडियाइस है वो 30 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 मीटर और 0.6 मीटर हो गए। So that's 0.6 square minus of 0.3 square. Careful substitution of the values and a Young's modulus which is also given. स्टील के हैं क्या? अरे हाँ, तो स्टील के हैं तो 2 × 10⁻11 प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने देखा है। So into 2 × 10⁻11. So you will find in many of the questions you will find aluminium, you will find steel, you will find brass, you will find copper. Maximum question इसी के अराउंड होंगे. And now you just need to calculate this particular value, and on calculation you will get this value as 0.722 into 10⁻⁻6 meter. So once again a small value, ऐसा नहीं है कि ये पूरा नीचे ऐसे दब जाएगा। So very small micro value, इतनी छोटी सी यहाँ पे कंप्रेशन आने वाली है which is in micrometer, कई बार नेकेड आई से विजिबल भी नहीं होगा, राइट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन लग रहा है। इट सेज अ स्टील केबल विद अ रेडियस ऑफ द 1.5 सेंटीमीटर, सपोज अ चेयर लिफ्ट एट अ स्की एरिया। स्की करने जाते होगे, चेयर लिफ्ट होती है जिससे आप वो ट्रैवल कर सकते हैं रोपवे से कहीं पे। सो वो सपोर्टेड है थ्रू द स्टील केबल। अब स्टील केबल क्यों यूज़ करते हैं? अरे क्योंकि बड़ी स्ट्रेंथ में होती है ना, इलास्टिक भी होती है और साथ में स्ट्रेंथेंड भी होती है। तो इसका आपको रेडियस गिवन है, मतलब उसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन शायद आपको बताया हुआ है, which is nothing but equal to pi into r square. So pi into 1.5 into 10 power minus 2, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन था, सो 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो 10/8 गिवन है, मैक्सिमम लोड बोला गया है। तो एक तरीके से ब्रेकिंग स्ट्रेस का क्वेश्चन है। सो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? दैट्स अ फोर्स, दैट्स अ मैक्सिमम फोर्स व्हिच कैन बी अप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय द एरिया। सो मैक्सिमम फोर्स मतलब यहाँ पे मैक्सिमम लोड हो जाएगा, है ना, जितना भी लोड यहाँ पे लगाया गया है, जो आप बैठेंगे चेयर के ऊपर तो आपका लोड और चेयर का जो लोड होगा वो नीचे होगा। दैट एफ मैक्स इज सपोज टू बी सिंपल सिग्मा बी इंटू एरिया। तो सिग्मा बी कितना है? दैट इज इक्वल टू 10/8। ब्रेकिंग स्ट्रेस इससे बियॉन्ड, भाई वो फ्रैक्चर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, प्लास्टिक फ्लो हो जाएगा उसका। एंड इनटू द एरिया दैट इज पाई इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, एंड वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। सो आफ्टर ये 10⁻⁻4 और 10/8 तो 10/4 हो जाएगा। सो 10/4 इंटू 1.5 का स्क्वायर 2.25, सो 2.25 एंड मल्टीप्लाइड बाय पाई, मल्टीप्लाइड बाय पाई मतलब 3.14, सो इंटू पाई। So you calculate करके you will get around 7.07 into 10⁻4 and the units is supposed to be Newton. Let's move to the next. You say there is a rod of the length 1.05 meter. It's of 1.05 meter, not of 1.5 meter, right? So let's correct this out. This is 1.05 meter length of the rod. Okay. And दो वायर्स हैं, एक तो स्टील की लेफ्ट साइड पे, एल्यूमिनियम की राइट साइड पे। तो स्टील का यंग्स मॉडुलस तो हमें पता होता है, जो स्टील का यंग्स मॉडुलस है दैट इज 2 इंटू 10⁻11 मीटर। और सेकंड जो वायर है वो एल्यूमिनियम की गिवन है, सो एल्यूमिनियम का वी आर टेकिंग एज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, राइट, दैट इज 7 इंटू 10⁻10 मीटर, दैट्स द वैल्यू फॉर द एल्यूमिनियम, राइट। चलो
नेक्स्ट, ये डेटा गिवन डेटा होना चाहिए, गिवन डेटा है। एंड द क्रॉस सेक्शन एरियाज ऑफ द वायर्स आर गिवन एज 1 mm square and 2 mm square. Again, I am telling you given data, we are not expected to remember it. At what point along the rod should a mass be suspended, जैसे यहाँ पे डायग्राम में शो कर रखा है, in order to produce equal stress right now? A part, तो सबसे पहले A part को सॉल्व करते हैं। से A part में इक्वल स्ट्रेस बोला जा रहा है। स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का मतलब है रीस्टोरिंग फोर्स। रिमेंबर, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो कौन सी फोर्स की बात करते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स कितनी है? टेंशन ए। सो दैट टेंशन ए अपॉन द एरिया ऑफ दिस वायर, जो कि स्टील वायर है, लेफ्ट साइड वाली वायर स्टील वायर है, इज इक्वल टू द टेंशन इन द राइट साइड स्ट्रिंग, वो कितनी है? टी बी। एंड अपॉन द एरिया, वो राइट साइड वाली वायर एल्यूमिनियम की बनी हुई है, सो दैट्स अपॉन द एरिया ऑफ द एल्यूमिनियम। ग्रेट। तो अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि टी ए अपॉन, ये स्ट्रेस को हमने क्या करा है? इक्वेट कर दिया। सो इक्वल स्ट्रेस यहाँ पर आ गया। तो अगर ये इक्वल स्ट्रेस है, सो वी शुड हैव द टेंशन in A upon tension in B as equal to the area of the steel upon the area of the aluminium. अब एरिया ऑफ द स्टील जो है वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर गिवन है, और एरिया ऑफ द एल्यूमिनियम 2 मिलीमीटर स्क्वायर गिवन है, तो ये रेशो आपकी हाफ आ जाती है। नाउ सिंस इट इज इन द रोटेशन इक्विलिब्रियम, तो हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो इन द केस ऑफ द रोटेशनल इक्विलिब्रियम we can apply the principle of the moments. तो अगर हम principle of the moments apply करते हैं, so what we are able to see that about the point O ले लेते हैं, टॉर्क दोनों साइड से बैलेंस होना चाहिए। सो जो TA है उसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, और जो TB है उसका टॉर्क क्लॉकवाइज लगेगा, दोनों टॉर्क बैलेंस कर लेते हैं। सो यहाँ से जितना डिस्टेंस है उसको x मान लेते हैं, सो जो बैलेंस डिस्टेंस है वो आपका 1.05 माइनस x हो जाएगा। सो जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है दैट बिकम TA into x and is equal to the clockwise moment in equilibrium, that is TB into 1.05 minus of x. So which explains to me that it TA is from here as equal to TB upon 2. तो यहाँ प्लेस कर लेता हूँ। So that's TB upon 2 into x equal to TB into 1.05 minus of x. तो TB cancelled है, so it becomes x as equal to 2 into 1.05, that becomes 2.1 minus of 2x, so that 3x equal to 2.1, so x becomes equal to 2.1 by 3.7 meter, which is nothing but as equal to 70 centimeter. So that's your answer for the A part, कि जो mass hang करना है वो 70 centimeter from the left end पे करना होगा। That's the solution for the A part. हम B part पे आ जाते हैं। Now the B part of this particular same question, यहाँ तक तो A part हो गया है। The B part suggests that कि अब हमें equal strain चाहिए। अब strain कैसे मिलेगा? Young's modulus जो होता है that is supposed to be the stress upon strain, तो strain मिल जाएगा stress upon y से। अब stress कैसे मिलेगा? Stress will be force upon area। इसका मतलब टी ए अपॉन द एरिया ऑफ द स्टील वायर, ये तो पहले भी स्ट्रेस था, इसको अगर मैं यंग्स मॉडुलस से डिवाइड करूंगा तो स्ट्रेन मिल जाएगा। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील वायर, और ये स्ट्रेन जो है वो दोनों में इक्वल है। तो पहले तो स्ट्रेस लिख लेते हैं एल्यूमिनियम में, जैसे टी बी अपॉन एरिया ऑफ द एल्यूमिनियम, और फिर उसको डिवाइड कर लेते हैं बाय द यंग्स मॉडुलस ऑफ द एल्यूमिनियम, तो उससे स्ट्रेन मिल जाएगा इन द एल्यूमिनियम। लेकिन दोनों का स्ट्रेन सेम है, ये बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें कह रहा है। यहाँ से एक बार फिर से मुझे टी ए अपॉन टी बी की वैल्यू निकालनी है। सो टी ए अपॉन टी बी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द स्टील अपॉन एरिया ऑफ द एल्यूमिनियम एंड इनटू द यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्ट्रेन अपॉन द यंग्स मॉडुलस फॉर द एल्यूमिनियम। अब ये वैल्यू अगर मैं चेक करूँ तो एरिया का रेशियो तो मैंने पहले चेक कर लिया था, हाफ आ रहा है, एंड इनटू द यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील दैट इज कमिंग एज 2 into 10 power 11, एंड यहाँ से वैल्यू उठा रहा हूँ मैं, एंड दैट इज 7 into 10 power 10. So that's just a second. This is just vanished. 1 second, it will open up. Yes, it will come up. Okay, so let's move on to that question. Actually, ये सब सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से सारा गायब हो गया। नॉट एन इशू, वी कैन जस्ट स्टिल वर्क अपॉन विद द क्वेश्चन एंड लेट्स जस्ट रीडू दैट पर्टिकुलर पार्ट। कोई बात नहीं, यहाँ पे ये 1.05 मीटर था, और हमें क्या बोला जा रहा था कि हमें स्ट्रेन को इक्वेट करना है। सो इफ आई एम इक्वेटिंग द स्ट्रेन, सो स्ट्रेन इन ए दैट इज
टेंशन इन ए वायर, यहाँ पे जितना TA था, डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ दिस वायर जो कि स्टील की बनी थी, एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील इज इक्वल टू द टेंशन इन द बी अपॉन द एरिया ऑफ द बी वायर जो कि एल्यूमिनियम से बनी थी, एंड द यंग्स मॉडुलस फॉर द एल्यूमिनियम. तो सिंपल हो गया यहाँ से. नाउ वी हैव TA अपॉन TB फ्रॉम हेयर as equal to the area of the steel upon the area of the aluminium into the Young's modulus of the steel upon the Young's modulus for the aluminium. So area का रेशो पहले से हमें यहाँ से पता है कि 1/2 है, and into the Young's modulus of the steel that is 2 into 10 power 11, and Young's modulus for the aluminium is 7 into 10 power 10. So from here this 2 gets cancelled out and I get this as 10 power 10, ये पूरा इससे cancelled है तो 10/7 आ रहा है. नाउ फ्रॉम द रोटेशन इक्विलिब्रियम इट इज वंस अगेन द सेम कि अगर ये एक्स डिस्टेंस है और ये अगर हमारा 1.05 माइनस एक्स है, तो अगर मैं यहाँ से दोनों साइड पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगाता हूँ तो एक बार फिर से आई विल हैव TA इंटू एक्स एज इक्वल टू TB इंटू 1.05 माइनस ऑफ एक्स. यहाँ से मुझे TA की वैल्यू मिल जाती है एज इक्वल टू 10/7 इंटू TB. So instead of TA, that is 10/7 into TB and into x, that becomes equal to TB and into 1.05 minus of x. So TB यहाँ से cancelled है, that become 10 of x as equal to 7 से multiply करेंगे. So there's 7.35 and minus of 7x, so that becomes 17 of x from here as 7.35. So solving for x I'm getting as 7.35 and divided by 17. So if I calculate is 17 into 4 is 68, 5 carried 55, so 17 351, so 5140, so 17 234, so 0.432 meter, which is coming as around 43.2 centimeter from the left hand. So these were the questions we selected from the NCERT for the solvents which have the higher probability of appearing, or varieties of questions हमने देखे based upon the Young's modulus, stress, strain, and the shear modulus. So that's all for the today's session. Thanks for watching.